नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 और उसकी यूनिट नंबर 4 लास्ट यूनिट है, इसको डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? फ्रांस आफ्टर 1870। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हेग कन्वेंशन, डिक्लेरेशन ऑफ लंदन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड देन आपका आता है थर्ड टॉपिक दैट इज लीग ऑफ नेशन, इंटर वॉर ईयर्स एंड रीजंस फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देन थर्ड लास्ट टॉपिक आपका आता है द यूनाइटेड नेशंस एंड पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज फ्रांस आफ्टर 1870। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। दैट इज ये सिचुएशन तब की है जब जब जो नेपोलियन 3 था उसका फॉल हुआ, मतलब उसके एम्पायर का खत्म हुआ। उसके बाद आया नेक्स्ट वर्जन, दैट इज इन जुलाई 1870 फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन प्रूशिया। ठीक है, जब फ्रांस को प्रूशियन वॉर हुआ था उस टाइम पे होपिंग टू क्रब प्रूशियाज ग्रोइंग पावर। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रूशिया की ग्रोइंग पावर थी, मतलब फ्रांस पे जो कंट्रोल था प्रूशिया का, तो उसको खत्म करने के लिए ये वॉर हुआ। देन फ्रांस वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ सेडान एंड नेपोलियन 3 वाज कैप्चर्ड। ठीक है, तो जब फ्रांस की हार हो गई इस वॉर में, और फ्रांस की हार होने के बाद नेपोलियन 3 को कैप्चर कर लिया गया। देन द डिफीट कॉज कोलैप्स ऑफ सेकंड एम्पायर, तो इससे ही सेकंड एम्पायर का कोलैप्स हुआ। एंड देन ऑन 4 सितंबर 1870 द थर्ड रिपब्लिक वाज प्रोक्लेम्ड इन पेरिस। ठीक है, तो थर्ड रिपब्लिक का वहां पे प्रोक्लेमेशन हुआ, मतलब थर्ड रिपब्लिक वहां पे स्टैब्लिश हुई। अब देखते हैं क्या है फेज 1 जो था इसका, दैट इज द प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आफ्टर सेडान द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस वाज फॉर्म टू कंटिन्यू द वॉर। ठीक है, तो वॉर को कंटिन्यू करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस बनाया गया ताकि वॉर को कंटिन्यू किया जा सके, और एक कोई सेंट्रलाइज्ड पावर हो कि वॉर में किसको क्या कमांड देनी है इसके लिए। ठीक है, देन तो पेरिस पे प्रूशियन फोर्स का कब्जा हो गया और फ्रांस को बाद में इसलिए सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, देन उसके बाद क्या बना? द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ठीक है, तो ये जो है इससे वॉर एंड हुआ, और इससे क्या हुआ? फ्रांस सीडेड एल्जेस रीन टू जर्मनी। ठीक है, तो बेसिकली जर्मनी को एक पोर्शन देना पड़ा। देन पेड हैवी वॉर इंडेमनिटी। ठीक है, वॉर ना हो इसके लिए एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी हुआ, एज वेल एज जर्मन ट्रूप्स ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ फ्रांस अंटिल द पेमेंट वाज कंप्लीट। तो जब तक पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तब तक क्या हुआ? जर्मन ट्रूप्स ने फ्रांस पे कब्जा बना के रखा। देन उसके बाद आता है क्या? द पेरिस कम्यून, दैट इज द फेज 2। ठीक है, तो पेरिस कम्यून क्या था? आफ्टर डिफीट रेडिकल रिपब्लिकन्स एंड वर्कर्स इन पेरिस रिवोल्टेड अगेंस्ट न्यू गवर्नमेंट इन वर्सलीज। ठीक है, तो बेसिकली जो नई गवर्नमेंट बनी उसका विरोध हुआ बाय द वर्कर्स एंड रिपब्लिकन्स इन द पेरिस। ठीक है, देन दे फॉर्म पेरिस कम्यून अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट विद रेडिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकल्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव्स। तो रेडिकल्स का मतलब वो था कि जो इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिफॉर्म चाहते थे कि विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम तुरंत और ज्यादा रिफॉर्म हो सके, तो इसलिए उन्होंने अपनी एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई। देन उसके बाद क्या हुआ? द फ्रेंच आर्मी वॉलेंटली क्रश द कम्यून, तो फ्रेंच आर्मी इन्वॉल्व हुई, और फ्रेंच आर्मी के इन्वॉल्व होने के बाद जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, जो इन्होंने सोशलिस्ट रिफॉर्म करने के लिए कोशिश की थी, उसको तबाह कर दिया गया, और लगभग 20,000 लोग जो इसमें मारे गए। देन उसके बाद आओ तो क्या आता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स अगर देखें तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव थे। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या था? एक प्रेसिडेंट जो कि इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर फॉर 7 ईयर्स विद लिमिटेड पावर्स। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या था? एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट जो कि लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव है उसको इलेक्ट करते थे, और उसका टेन्योर कितना था? 7 ईयर्स का। देन लेजिस्लेचर बना बाई कैमरल, दैट इज 2 हाउसेस जैसे आज की डेट में है। ठीक है, दैट इज चेंबर ऑफ डेप्यूटीज एंड सेनेट। तो इसमें इसको क्या बोला? लोअर हाउस बोला, और इसको सेनेट को अपर हाउस बोला, दैट इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आज की डेट में लोकसभा और राज्यसभा है उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। देन कैबिनेट आया, उसमें कैबिनेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और कैबिनेट के मिनिस्टर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। देन उसके बाद आगे आओ तो क्या आया? सिविल लिबर्टीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड एसोसिएशन प्रोटेक्टेड। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो बेसिकली हमारा आर्टिकल नंबर 19 अगर हम करंट टाइम की बात करें, पर उस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था बिकॉज हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ? इन सब चीजों को फ्रीडम दी गई ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके। देन उसके बाद सेक्युलरिज्म का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जहां पर चर्च एंड स्टेट वर फॉर्मली सेपरेटेड। तो बेसिकली जो पहले एक नियम था कि स्टेट का कोई रिलीजन हो सकता है, उसको खत्म कर दिया गया, और अब स्टेट को सेकुलर डिक्लेयर कर दिया गया कि चर्च अलग चीज है और स्टेट अलग चीज है, दोनों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आओ पॉलिटिकल फीचर्स अगर देखें तो क्या थे? सबसे पहला स्टेबल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बहुत सारे क्राइसिस हुए पर रिपब्लिक जो है फिर भी चलता रहा, रिपब्लिकन वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो चलता रहा फॉर 65 ईयर्स। देन उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम था, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, पर डेमोक्रेसी जो थी वो फिर भी मेंटेन रही। देन उसके बाद कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ, बहुत सारी चीजों में फ्रांस ने एक्सपेंड किया अफ्रीका और एशिया में। ठीक है, देन उसके बाद मिलिट्री एंड नेशनलिज्म हुआ, मतलब आफ्टर 1871 क्या हुआ? फ्रांस फोकस्ड ऑन मिलिट्री रिफॉर्म एंड रिवेंज अगेंस्ट जर्मनी। ठीक है, तो बेसिकली उनका फोकस क्या हो गया आफ्टर 1871
कि हम अपने मिलिट्री को बेटर करेंगे और बेटर करने के बाद हम जर्मनी से बदला लेंगे अपनी हार का। देन उसके बाद आओ चैलेंजेस क्या थे। सबसे पहला चैलेंज क्या था, सबसे पहला इवेंट हुआ द ड्रेफस अफेयर, ठीक है। तो इसमें क्या था, जूश आर्मी ऑफिसर फॉल्सली अक्यूज्ड फॉर ट्रेजन, एक्सपोज एंटीसेमिटिज्म एंड स्प्लिट फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। तो उस पर जो है एक्यूजेशन हुआ, मतलब एक्यूजेशन का मतलब क्या है कि जहां पर इल्जाम अभी स्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो एक्यूजेशन हुआ ऑन द आर्मी ऑफिसर कि वो जो है देशद्रोह का एक पर्सन है जिसने देशद्रोह किया, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, बुलेंजर क्राइसिस, दैट इज जनरल बुलेंजर थ्रेटन टू ओवरथ्रो द रिपब्लिक बट फेल्ड, ठीक है। तो उसने जो है थ्रेट किया कि मैं रिपब्लिकन सिस्टम को खत्म कर दूंगा, पर वो अंत में फेल हो गया। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, दैट इज फ्रीक्वेंट कोलेशन गवर्नमेंट एंड स्कैंडल्स, बहुत सारे स्कैम्स हुए, एज वेल एज जो गवर्नमेंट थी वो उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। देन उसके बाद आओ तो आता है क्या, जर्मन एम्पायर। तो जर्मन एम्पायर को डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रोक्लेमेशन एंड स्ट्रक्चर देखें अगर तो आफ्टर विक्ट्री इन फ्रांको प्रूशियन वॉर द जर्मनी वाज यूनिफाइड ऑन 18 जनवरी 1871। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हम कर चुके हैं। देन जर्मन एम्पायर वाज डिक्लेयर्ड एट पैलेस ऑफ वर्सलीज, ठीक है। तो जर्मन एम्पायर को डिक्लेयर किया था, हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन विल्हेम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया बिकेम द एम्परर, ठीक है। देन उसके बाद आगे आओ तो क्या आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस अगर देखें तो क्या था, सबसे पहला तो एम्परर की बात करें, हेल्ड सुप्रीम मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसी पावर्स, ठीक है। तो एम्परर का मतलब ही यही हुआ कि उसके पास सुप्रीम पावर्स है, ही इज द सुप्रीम पर्सन इन दैट कंट्री। देन चांसलर, दैट इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट ओनली टू द एम्परर। तो बेसिकली जो चांसलर था तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो एम्परर को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ना कि गवर्नमेंट को। देन and then Bundesrat was established, that was the upper house of the parliament, ठीक है, that was federal council and representatives of 25 states जो है उसमें participate करते थे। then Reichstag was the lower house, ठीक है, और ये elected by the universal male suffrage, वहां पर फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है। then उसके बाद आगे आओ तो क्या है, डोमिनेंस ऑफ प्रूशिया। अब प्रूशिया का डोमिनेंस देखते हैं तो ओवर 60% ऑफ जर्मनी टेरिटरी में प्रूशिया का राज था। एंड देन प्रूशिया हैड मेजॉरिटी इन बुंडेसरात एंड गिविंग इट अ वीटो ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो वीटो पावर का भी हमने डिस्कशन किया था, बेशक मेजॉरिटी एग्री कर रही हो, पर अगर एक पर्सन के पास भी वीटो पावर है तो वीटो से उन सब मेजॉरिटी को अगेंस्ट में जा सकता है और वो फैसला इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद प्रूशियन आर्मी, ब्यूरोक्रेसी एंड किंग डोमिनेटेड द इंपेरियल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल कंट्रोल था उसमें प्रूशियन आर्मी एज वेल एज ब्यूरोक्रेटिक राइट्स एंड जो किंग था, जो एम्परर था, उसका बहुत ज्यादा रोल था। देन उसके बाद आगे आओ पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड बिस्मार्क्स रूल। तो ये क्या था, सबसे पहले बिस्मार्क्स रूल्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, जहां पर अथॉरिटी थी विद दैट पर्सन, मिलिट्री, अगर अथॉरिटी का वायलेशन होगा तो मिलिट्री, एंड देन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ताकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्मेशन है वो हो सके। देन उसके बाद आगे आओ, ही सप्रेस सोशलिस्ट मूवमेंट, एंटी सोशल लॉज बनाए ताकि जो सोशलिस्ट मूवमेंट हो रही थी, जो पार्टीज बन रही थी, जो गवर्नमेंट बन रही थी बाय द रेडिकल्स, उसको रोका जा सके। एंड देन ऑल्सो इंट्रोड्यूस सोशल वेलफेयर लॉज, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर लॉज भी बनाए, पर जो सोशलिस्ट मूवमेंट हो रही थी जिससे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा था उसको रोका जा सके। देन ही वर्कड टू आइसोलेट फ्रांस डिप्लोमेटिकली आफ्टर 1871। तो उसने क्या करा कि डिप्लोमेसी के थ्रू फ्रांस को आइसोलेट किया जा सके, अलग किया जा सके, इंटरफेरेंस ना हो फ्रांस का, ये कोशिश की उसने आफ्टर 1871। देन उसके बाद फ्रांस वर्सेस जर्मनी की एक ये टेबल है, कंपैरिजन टेबल, बेसिकली राइवलरी टेबल है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम अगर देखें तो इसमें पार्लियामेंट्री रिपब्लिक था और जर्मनी में अथॉरिटेरियनिज्म था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, ठीक है। देन लॉस ऑफ वॉर अगर देखें तो ह्यूमिलेटेड इन 1871, जब 1871 में फ्रांस से वॉर हार गए थे और जर्मनी क्या था, विक्टोरियस था, तो जीता था और गेन टेरिटरी, तो टेरिटरी पे उसने राज कर रहा था। देन मिलिट्री अगर देखें तो रीबिल्डिंग आर्मी, तो जो फ्रांस था उसने कोशिश करी कि आर्मी पावर को बढ़ाया जाए, उसकी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करा जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, और इसने क्या करा कि जो ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथन्ड पावर है उसको और ज्यादा पावरफुल किया जाए। देन कॉलोनिज्म के देखें तो एक्सपेंडेड एम्पायर इन अफ्रीका एंड एशिया, एशिया और अफ्रीका में उन्होंने अपनी एम्पायर बढ़ाई और जो अफ्रीका और एशिया की जो जगह थी उनको अपनी कॉलोनीज बनाया। देन उसके बाद इंटरनल स्टेबिलिटी अगर देखें तो पॉलिटिकली डिवाइडेड बट डेमोक्रेटिक थे और पॉलिटिकली स्ट्रांग बट रिप्रेसिव थे, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो कंक्लूजन आ जाता है फर्स्ट टॉपिक। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो बेसिकली ये कंक्लूजन आप एक बार वीडियो पॉज करके जरूर देख लेना, ठीक है। देन यहाँ पे ये कंक्लूजन हमारा खत्म हो जाता है। अब आज आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हेग कन्वेंशन। अब हेग कन्वेंशन को डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले पर्पस एंड बैकग्राउंड समझते हैं, व्हाट इज द हेग कन्वेंशन। तो अब सार निकोलस II ऑफ रशिया, द हेग कन्वेंशंस वर अर्ली अटेम्प्ट्स टू कोडिफाई रूल्स ऑफ वॉर एंड प्रमोट पीस। तो हमने जो जेनेवा कन्वेंशन पढ़ा था उसके अंदर हमने समझा था कि वहां पर वॉर रिलेटेड प्रिजनर्स जो हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो वॉर के टाइम पे अरेस्ट हो जाते हैं, तो उनको भी मेडिकल एड वगैरह ऐसे ही देना है कि जस्ट लाइक अ न्यूट्रल पर्सन। सिमिलरली यहाँ पर भी वॉर के रिलेटेड रूल्स और पीस को प्रमोट करने के लिए रूल्स बनाए गए थे इस कॉन्फ्रेंस में।
सिमिलरली जो जेनेवा कन्वेंशन था उसको साइन कहां किया गया था, हेग में किया गया था। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। देन हेग में ही हेल्ड हुआ ऑब्वियसली इन नीदरलैंड। देन द फर्स्ट फॉर्मल मल्टीलेटरल ट्रीटी डीलिंग विद कंडक्ट ड्यूरिंग वॉर। तो ड्यूरिंग वॉर क्या कंडक्ट होना चाहिए एक कंट्री का दूसरे कंट्री की तरफ, उसको ट्रीट करता है। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला एरिया अगर देखें तो क्या आता है, पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करता है, जहां पर परमानेंट कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन बनाया फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका फर्स्ट एंड जो उसका मेन कंसर्न होना चाहिए वो पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। और पीसफुल सेटलमेंट के पर पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या बनाया, हेग कन्वेंशन ने एक आर्बिट्रेशन के लिए एक प्लेस बनाया, परमानेंट कोर्ट बनाया कि जहां पर आप आर्बिट्रेशन के थ्रू एक न्यूट्रल पर्सन के सामने अपनी अपनी बातें रख सको और जो न्यूट्रल पर्सन डिसीजन दे उसको फॉलो करो। ठीक है। देन रूल्स ऑफ वॉर को डिसाइड करा, दैट इज बैंड यूज ऑफ एस्फिक्सिएटिंग गैसेस। तो जो गैसेस क्या करती हैं ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद उसके अंदर की ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देती है, तो उन गैसेस का यूज करना को बैन किया गया। देन डमडम बुलेट्स। तो बेसिकली डमडम बुलेट्स का मतलब क्या है, वो बुलेट्स जो इंपैक्ट करने के बाद एक्सपैंड करती हैं। जैसे हम लोग कभी नट वगैरह लगाते हैं दीवार में, तो ड्रिल करने के बाद जो हम गिट्टी लगाते हैं, गिट्टी लगाने के बाद जो हम उसमें नट जब टाइट करते हैं तो वो गिट्टी एक्सपैंड करती है। सिमिलरली जो डमडम बुलेट्स थी वो भी एक्सपैंड करती हैं। ठीक है। तो ये क्या था, बहुत ज्यादा एक ग्रूसम इंजरी देती थी टू द पर्सन, इसलिए उसको बैन किया गया। बेसिकली ये हंटिंग के लिए यूज करी जाती थी। देन बॉम्बार्डमेंट फॉर बैलून्स, तो इस चीज को बैन किया गया। देन उसके बाद ह्यूमन ट्रीटमेंट जो था इसको अलाउ किया गया। ठीक है। तो रीइंफोर्स ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, जो ड्यूरिंग वॉर कोई सोल्जर या कोई भी पर्सन फ्रॉम द एनिमी कंट्री अगर पकड़ लिया जाता है तो उसको पहले ह्यूमन ट्रीटमेंट दोगे, उसको फर्स्ट एड वगैरह दोगे, ना कि उसके साथ एज अ क्रिमिनल ट्रीटमेंट होगा। देन लॉज ऑफ लैंड वॉरफेयर। ठीक है। बिगेन कोडिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपाइंग पावर्स एंड राइट्स ऑफ सिविलियन। ठीक है। तो यहां पर राइट्स ऑफ सिविलियन को भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। देन उसके बाद सेकंड हेग कॉन्फ्रेंस, इसको देखते हैं। तो नेवल वॉरफेयर मतलब अबाउट नेवल ब्लॉकेड, सबमरीन्स, हॉस्पिटल शिप एंड ट्रीटमेंट ऑफ शिपरेक्ड सेलर्स। ठीक है। तो बेसिकली ये नेवल पे बेस्ड था, मतलब जो नेवी है उस पे बेस्ड था। ठीक है। देन उसके बाद आ गया न्यूट्रल राइट्स से डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस बीच में अगर कोई न्यूट्रल स्टेट भी इन्वॉल्व है तो उसका जो किसी भी तरफ से किसी के पक्ष में नहीं है तो उस केस में उसके राइट्स है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। देन लैंड वॉर, एक्सपेंडेड रूल्स ऑन मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स पे मेन फोकस था इनका बिकॉज ऑफ पीस। देन लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या था, नो रियल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली रूल तो थे, पर अगर रूल का वायलेशन हो रहा है तो कोई इन्फोर्समेंट उसको जबरदस्ती कैसे कराना है उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था। देन मेजर पावर समटाइम्स इग्नोर्ड दीज रूल्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है। तो जो मेजर पावर्स थे उन्होंने इस चीज को इग्नोर करा, सिंस क्योंकि कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है तो वो किस बात से डरेंगे। देन उसके बाद बैंड वेपन्स लेटर यूज। ठीक है। तो बाद में जो वेपन्स यूज हुए उसको पहले बैन कर रखा था। ठीक है। तो जो बैंड थे वेपन्स उनको भी बाद में यूज करा गया और उस पर कोई कंट्रोल नहीं लगा पाए। देन उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ लंदन आता है। तो पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। ड्राफ्टेड अ नेवल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, दिस वाज एन अटेम्प्ट टू कोडिफाई इंटरनेशनल नेवल लॉस। ठीक है। तो जो आर्मी ऑफ द वाटर यानी कि जो नेवी है उसके रिलेटेड रूल्स जो हैं वो कोडिफाई करे गए दिस टाइम। इसमें क्या था, इट एड्रेस मैरीटाइम वॉरफेयर स्पेशली ड्यूरिंग ब्लॉकेड्स एंड नेवल सेजेस। ठीक है। तो बेसिकली जो आर्मी रिलेटेड है ऑफ द वाटर, ठीक है, उसके रिलेटेड इसमें चीजें थी। तो इसमें मेन प्रोविजंस अगर देखें तो कॉन्ट्राबैंड की लिस्ट बनाई गई कि कौन सी चीज जो है एब्सोल्युटली बैंड है ड्यूरिंग द वॉर और कौन सी चीज कंडीशनल है और कौन सी चीज अलाउड है। ठीक है। तो वो चीज बनाई गई। देन उसके बाद ब्लॉकेड रूल्स बनाए गए। ब्लॉकेड हैड टू बी डिक्लेयर्ड इफेक्टिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है। तो जो ब्लॉकेड्स होंगे उसको डिक्लेयर करके करना है एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होने चाहिए और वो इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है। देन न्यूट्रल राइट्स जो थे वो बनाए गए। प्रोटेक्टेड राइट्स ऑफ न्यूट्रल शिप्स, जो शिप्स सिर्फ पैसेज को यूज कर रही हैं वो शिप्स के क्या राइट्स होंगे और उन शिप्स को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। एंड गुड्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर। तो अगर वो ऐसे कुछ चीजें यूज कर रही हैं, ऐसे कुछ गुड्स को ले जा रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं, तो जो कि वॉर से अफेक्टेड नहीं है या वॉर को इफेक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में उनके क्या राइट्स होंगे। देन उसके बाद प्राइज कोर्ट्स बने, दैट इज न्यूट्रल एंड एनिमी शिप्स कुड बी टेकन बिफोर प्राइज कोर्ट्स टू डिटरमाइन लीगलिटी ऑफ द सीजर। तो अगर कोई सीजर होता है बाय द नेवी तो उस केस में जो प्राइज कोर्ट्स हैं उनके सामने ले जाया जाएगा और ये चीज वहां पे प्रूव हो सकती है या फिर डिस्प्रूव हो सकती है कि ये न्यूट्रल शिप्स थी और ये जो गुड्स कैरी कर रहे थे वो सही थे या गलत थे। देन आउटकम अगर देखें तो नेवर फॉर्मली रेटिफाइड ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स। तो डिसएग्रीमेंट्स बहुत थे, ज्यादातर ब्रिटेन ने डिसएग्रीमेंट किया, तो इस वजह से ये जो है ये रेटिफाई नहीं हो पाया। रेटिफाई का मतलब इन्फोर्स नहीं हो पाया, मतलब वो कंट्रीज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। देन इट्स प्रिंसिपल्स वर पार्शियली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन बट वायलेटेड व्हेन नीडेड।
तो वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरेशन में इसके जो प्रिंसिपल्स उसको पार्शियली फॉलो किया गया, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया और कुछ को नहीं किया गया, पर जब भी जरूरत पड़ रही थी तो जिनको फॉलो भी किया जा रहा था उनको वो वॉयलेट कर दे रहे थे, बिकॉज ऐसा कोई स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। देन सेट द स्टेज फॉर लेटर मैरिटाइम लॉ डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो बाद में जो नेवल लॉज बने हैं उस पे उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम किया। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझते हैं, ठीक है। ओटोमन एम्पायर का रोल समझते हैं, ज्वाइंट सेंट्रल पावर्स दैट इज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी को ज्वाइन किया इन्होंने इन 1914 एंड सॉट टू रिगेन इन्फ्लुएंस एंड टेरिटरी लॉस्ट इन अर्लियर वॉर्स। तो जो इन्होंने पहले ओटोमन एम्पायर ने अपनी टेरिटरी को लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था, वो रिकवर करने की कोशिश करी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। अब कैंपेन देखें तो उसके बाद ये टेबल है फॉर आपका जो एग्जैक्ट कैंपेन्स हुए थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात बिकॉज इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं है, बल्कि आपको एक बार समझना ही पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेबल वीडियो पॉज करके एक बार आप पढ़ लेना, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कैंपेन और उस कैंपेन का क्या आउटकम रहा। देन उसके बाद पार्टीशन ऑफ अफ्रीका अगर देखें एंड इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड वॉर वन, तो किस तरीके से इंपैक्ट हुआ। तो बाय 1914 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अफ्रीका वाज डिवाइडेड अमंग यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, ठीक है। तो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स जो थी, बिकॉज अफ्रीका वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन एज वेल एज फ्रांस एज वेल एज जर्मनी एज वेल एज बेल्जियम, तो इसलिए हर कॉलोनी मतलब हर एक एरिया, हर एक जगह जो थी अफ्रीका की, वो पूरा का पूरा बटा हुआ था एज अ कॉलोनी। देन कॉलोनियल राइवलरी शुरू हुई, क्रिएटेड टेंशन एंड कंपटीशन, तो कॉलोनियल राइवलरी की वजह से टेंशन और कंपटीशन बढ़ गया। अब वर्ल्ड वॉर वन में देखें तो अफ्रीकन ट्रूप्स जो थे वो रिक्रूट हुए बाय द यूरोपियन पावर्स, ठीक है, क्योंकि हमेशा से ये चला आ रहा है कि जो चीजें ज्यादा सस्ती हैं उनको यूज किया जाता है। देन बैटल्स अकर्ड इन जर्मन कॉलोनीज, ठीक है, तो जर्मन कॉलोनीज में बैटल्स हुए, ठीक है। देन वर्ल्ड वॉर वन जो था डिपेंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रिएटेड नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस लेटर। तो इसने क्या करा, जो वर्ल्ड वॉर वन का बाद जो सिचुएशन आई उसमें जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से बाद में, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन का भी एक लिमिट है, उसके बाद क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस था, मतलब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो शुरू हुआ, लोगों में एकजुटता और अपने देश के लिए प्रेम जागरूक हुआ, और वो प्रेम इसलिए हुआ ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर आ सके। देन मिलिटेंट नेशनलिज्म अगर देखें तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, अ रेडिकल एग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। तो ये एक रेडिकल फॉर्म है जो हमने डिस्कस किया था पहले, रेडिकल एज वेल एज कंजर्वेटिव, ठीक है। प्रमोटेड नेशनल सुपीरियोरिटी एंड जस्टिफाइड वॉर एज अ ड्यूटी, तो ये हमेशा रेडिकल चीजों को प्रमोट करते हैं, तो वॉर को ये ड्यूटी मानते हैं। देन वॉज इनटॉलरेंट ऑफ माइनॉरिटीज और अदर नेशंस, ठीक है, तो जो माइनॉरिटी और अदर नेशंस थे उनके मेंबर ये थे जो कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उनकी सिचुएशन को। देन इंपैक्ट अगर देखें तो जर्मनी में क्या इंपैक्ट था, सर्बिया में क्या इंपैक्ट था, फ्रांस में, हंगरी, ऑस्ट्रिया में क्या इंपैक्ट था, ये एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लेना, इट इज अ टेबल, और इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, द आर्मामेंट रेस, ठीक है। आर्मामेंट रेस का मतलब क्या है, आर्म्स की रेस, हथियार की रेस, ठीक है। अब मैसिव मिलिट्री बिल्डअप बाय यूरोपियन पावर स्पेशली जर्मनी एंड ब्रिटेन, ठीक है। तो बेसिकली जो जर्मनी और ब्रिटेन था उन्होंने बहुत तगड़ी और बहुत बड़ी मिलिट्री बना ली थी, और इनका फोकस क्या था, नेवल पावर, मतलब जो आपका आर्मी ऑफ द वाटर है यानी कि नेवी, ठीक है। देन लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज दैट इज मशीन गन, आर्टिलरी, सबमरीन्स, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके आर्मी को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। अब मेजर पार्टिसिपेंट्स अगर देखें तो जर्मनी था, ठीक है, आर्मी एंड नेवी एक्सपेंशन किया। देन ब्रिटेन था, मेंटेन वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेवी, इंट्रोड्यूस्ड ड्रेडनॉट्स, तो मोर पावरफुल एंड रिफाइंड वर्जन ऑफ द मशीन्स। देन फ्रांस एंड रशिया वो भी इंक्लूड हुए इसमें, ठीक है। एक्सपेंडेड आर्मीज एंड अलायंसेस टू काउंटर जर्मन थ्रेट, ठीक है, तो जर्मन थ्रेट को काउंटर करने के लिए फ्रांस और रशिया ने भी अपनी अपनी आर्मीज को इंपावर किया। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्रिएटेड डिस्ट्रस्ट एंड फियर अमंग नेशंस, ठीक है। तो जैसे जैसे आर्मी स्ट्रांग हो रही थी एक देश की दूसरे देश की, तो जो पहला देश की स्ट्रांग हो रही थी तो वो दूसरे पे एक डिस्ट्रस्ट बना रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पे अटैक कर दे, और एक फियर बना रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मारे जाए, ठीक है। सेकंड क्या था, मेड वॉर मोर डिस्ट्रक्टिव एंड इनएविटेबल, तो वॉर को मोर डिस्ट्रक्टिव बनाया गया क्योंकि आर्मीज बहुत पावरफुल थी और उसको अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हल्की सी भी कोई भी एरर होता था तो आर्मी अटैक चालू हो जाता। देन फ्यूल्ड बाय मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस एंड नेशनलिस्ट मीडिया, ठीक है। तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे, मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवेन्यू आ रहा था, सिंस वहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट था तो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री सोर्स चाहिए था, तो वो उसको रेवेन्यू देते थे, मतलब पैसा देते थे ताकि वो जो है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सके। देन द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके इस टेबल को देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये कंक्लूजन है, ठीक है। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, इवेंट एंड इंपैक्ट, ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। अब आओ लास्ट टॉपिक है, दैट इज द लीग ऑफ नेशंस, द इंटर वॉर ईयर्स एंड द कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है।
अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, उसके कॉजेस क्या थे ये समझते हैं। सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस को समझते हैं, बैकग्राउंड एंड देखें तो प्रपोज बाय यूएस प्रेसिडेंट एज अ पार्ट ऑफ हिज 14 पॉइंट्स, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने जो 14 पॉइंट्स दिए उसका एक पार्ट था लीग ऑफ नेशंस, अब फॉर्मली एस्टैब्लिश बाय ट्रीटी ऑफ वेलेसरीज, ठीक है। तो वेलेसरीज की जो ट्रीटी थी उसमें एस्टैब्लिश हुआ, एंड एम टू मेंटेन कलेक्टिव सिक्योरिटी, प्रिवेंट वॉर्स एंड सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली। तो जो हमने डिस्कशन किया था किसका, यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसी के साथ हमने लीग ऑफ नेशंस भी डिस्कस किया था फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एंड वॉर को रोकने के लिए, ताकि इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन रह सके, और जो डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं अगर इंटरनेशनल बॉडीज में तो वो पीसफुली रिजॉल्व किए जा सके, इसलिए लीग ऑफ नेशंस का वहां पर फॉर्मेशन हुआ। स्ट्रक्चर अगर देखें इसमें भी जनरल असेंबली था जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। देन काउंसिल था, देन परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, एंड सेक्रेटेरिएट था। तो बेसिकली जो काउंसिल था उसमें कौन कौन थे, परमानेंट मेंबर्स थे, दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जापान, ठीक है। और ये कुछ इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स भी इंक्लूडेड थे। देन सेटल्ड लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस, तो जो कोर्ट बना उसमें लीगल डिस्प्यूट्स जो हो रहे थे नेशंस के बीच में उसका सेटलमेंट होता है, जस्ट लाइक डोमेस्टिक केसेस में जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेक्रेटेरिएट बना, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग बेस्ड इन जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कि सही से प्रोसेस हो रहा है उसका या नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये सेक्रेटेरिएट बनाया गया। देन अचीवमेंट्स देखें तो क्या थे, सबसे पहला हेल्थ था, मतलब फॉर डिजीज लाइक मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्रेडिसेस ऑफ WHO, ठीक है। तो बेसिकली जो WHO है उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो लीग ऑफ नेशंस थी। देन रेफ्यूजीज को हेल्प करा, कैसे, हेल्प रिसेटल मिलियन ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 रेफ्यूजीज। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो रेफ्यूजीज थे उनको बहुत सारे लोगों को सेटलमेंट कराया, एंड स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका, ठीक है, एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सेटल किया, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो फेलियर्स अगर देखें तो यूएसए इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। सेनेट रिजेक्टेड यूएस मेंबरशिप, जिसकी वजह से जो लीग की अथॉरिटी थी वो वीक हो गई, सिंस यूएस वाज अ मेजर पावर, ठीक है। देन लैक ऑफ मिलिट्री पावर की वजह से जो उसके डिसीजंस थे वो इन्फोर्स नहीं हो सकते थे, एंड मेजर क्राइसिस थे उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो ये एग्जांपल्स हैं, जापानीज इन्वेशन एंड इटालियन इन्वेजन एंड जर्मन रीमिलिटराइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद इंटर वॉर ईयर्स अगर समझते हैं, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन यूरोप। तो यूरोप में क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, जैसे कंट्री में देखे जर्मन जो थी उसने क्या फेस करा, हाइपर इन्फ्लेशन फेस करा, रूर क्राइसिस फेस करा, तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, एंड रूर जैसे एरिया में भी दूसरी कंट्रीज का कब्जा हो गया। देन पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म हुआ, दैट इज राइज ऑफ हिटलर हुआ, ठीक है। इटली में क्या हुआ, राइज ऑफ फैसिज्म हुआ। देन स्पेन में क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके इंपैक्ट थे। देन उसके बाद देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस अगर समझते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब जहां पर बहुत सारे लोगों की जॉब गई, हम डिस्कस कर चुके हैं। बिगेन इन यूएसए विद स्टॉक मार्केट क्रैश, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, ठीक है। देन मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, एंड जर्मन हिट हार्ड, हेल्प नाजीज गेन पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो जर्मनी को बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हुआ। देन गवर्नमेंट अडॉप्टेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फर्दर वर्सनिंग द ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज मतलब क्या था कि जो उसकी कंट्री है, जो उसके देश के जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करो, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड था वो इन्फेक्ट हो गया। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या होता है, राइज ऑफ टोटलिटेरियन रेजिम्स, ठीक है। तो टोटलिटेरियन रेजिम्स को देखते हैं तो जर्मनी का अगर देखें तो नाजिज्म का राइज हुआ, इटली में फैसिज्म का, यूएसएसआर में कम्युनिज्म का, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके जो आउटकम्स थे वो ये थे। देन उसके बाद स्पेन में देखें तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का राइज हुआ। देन उसके बाद रीजंस फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर देखें, सबसे पहला ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है। तो सबसे पहला हार्श टर्म ऑन जर्मनी, तो जर्मनी पर हार्श टर्म इंपोज की गई, जैसे वॉर गिल्ट क्लॉज, ठीक है। तो वॉर गिल्ट क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया, हैवी रेपरेशंस एंड लॉस ऑफ टेरिटरी जर्मनी को फेस करना पड़ा, एंड मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस जर्मनी को फेस करने पड़े। देन क्रिएटेड रिसेंटमेंट, इकोनॉमिक मिजरी एंड राइज ऑफ हिटलर्स रिवेंजेस, ठीक है। तो ये सब राइज हुआ, जिसकी वजह से एक कॉज बना वर्ल्ड वॉर 2 का। देन फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस हुआ, जो एक सेकंड कॉज बना वर्ल्ड वॉर 2 का, दैट इज कुड नॉट प्रिवेंट जापानीज इन्वेजन, इटालियन इन्वेजन एंड जर्मन एग्रेशन इन यूरोप, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन का रोल क्या था, कलेक्टिव सिक्योरिटी, पर वो अपने रोल में हुआ फेल, जो एक ही कारण बना वर्ल्ड वॉर 2 का। देन राइज ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड एक्सपेंशनिज्म, ठीक है। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म हो रहा था, मतलब रिवोल्ट और रिबेलियन के थ्रू नेशनलिज्म का एक राइज हो गया था, एक मूवमेंट का एक बाढ़ सी आ गई थी, ठीक है। तो जर्मनी में देखें तो गोल क्या था, जर्मन को यूनाइट करना, ठीक है। एक्शन क्या था, ऑक्यूपाइड राइनलैंड, ऑस्ट्रिया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। देन उसके बाद इटली को अगर देखें तो रीबिल्ड रोमन एम्पायर इनका गोल था, और इन्होंने एक्शन क्या लिया, इन्वेडेड यूथोपिया एंड अल्बानिया। देन जापान को अगर देखें
तो एम्पायर इन एशिया बनाने का इनका रोल था और इन्वेडेड मंचूरिया एंड चाइना, ठीक है। देन उसके बाद आओ तो क्या आता है अपीजमेंट पॉलिसी। अपीजमेंट पॉलिसी क्या है ये देख लेते हैं। ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉलोड अपीजमेंट टू अवॉइड अनदर वॉर। तो अपीजमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है कि आप डिप्लोमेसी को चूज कर रहे हो टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं, क्योंकि अगर दो पावरफुल कंट्रीज भिड़ेंगी तो लॉस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो अलाउड हिटलर टू एक्सपेंड करा हिटलर ने, ठीक है। देन उसके बाद फेल टू स्टॉप हिटलर ओनली इनकरेज हिम। तो इसने जो ब्रिटेन और फ्रांस था उसने क्या करा कि हिटलर को स्टॉप तो नहीं कर पाए बल्कि इनकरेज करा बिकॉज ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी। देन उसके बाद नॉन अग्रेशन पैक्ट, तो ये क्या था, जर्मनी एंड यूएसएसआर साइंड दिस पैक्ट एंड एग्रीड टू डिवाइड पोलैंड एंड ईस्टर्न यूरोप एंड जर्मनी न्यूट्रलाइज सोवियत थ्रेट फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये इस पैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस थे। देन इमीडिएट कॉज क्या था ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, ये समझते हैं, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। तो सबसे बड़ा कॉज ये था इमीडिएट कॉज जिसकी वजह से तुरंत हुआ, ये सब थे लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले कॉज जो अभी डिस्कस करें। और जो जर्मनी का इन्वेजन ऑफ पोलैंड था वो इमीडिएट कॉज था। एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के इमीडिएट कॉज की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया। देन ये कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, इसको वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, कंक्लूजन यहाँ से आपका यहाँ तक खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनाइटेड नेशन एंड पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। अब ये देखते हैं तो फॉर्मेशन एंड पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो अब क्या था कि यूनाइटेड नेशंस बना और उसका पर्पस क्या था वो समझते हैं। तो बेसिकली यूएन वाज एस्टैब्लिश इन 24 अक्टूबर 1945 में एस्टैब्लिश हुआ, ये हम समझ चुके हैं। विद द साइनिंग ऑफ यूएन चार्टर साइन हुआ बाय 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे, उन्होंने साइन करा और वर्ल्ड वॉर के बाद ये एस्टैब्लिश हुआ। देन द ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज्ड आउट ऑफ द नीड टू अवॉइड अनदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट लाइक द 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड टू रिप्लेस इनइफेक्टिव लीग ऑफ नेशंस। तो जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी वो इनइफेक्टिव प्रूव हो गई बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 तो तब भी हो गया। तो इसलिए उस इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को हटाने के लिए एंड जो सेकंड सिचुएशन हो चुकी है ऐसी थर्ड सिचुएशन ना आए जहां पर ग्लोबल सब आपस में लड़ रहे हैं और बहुत हैवी नुकसान कर रहे हैं, तो इसलिए ये बना यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो हम समझ चुके हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जनरल असेंबली आता है, देन सिक्योरिटी काउंसिल आता है एंड देन आता है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड यूनाइट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो बेसिकली ये सब इसके पार्ट हैं जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। देन उसके बाद आगे आओ तो क्या आता है यूएन एंड एंड ऑफ एम्पायर्स। तो यूएन के साथ कुछ एम्पायर्स का एंड हुआ। क्या, यूएन प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन डीकोलोनाइजेशन वेव बिटवीन 1950 एंड 1970। तो जो 1950 से लेकर 1970 की जो ड्यूरेशन थी उसमें जो कॉलोनीज बनाने का प्रोस्पेक्ट था उसको इसने रिस्ट्रिक्ट करा कि कॉलोनीज मत बनाओ, अपने ही राज में रहो, दूसरे के उसमें इंटरफेयर मत करो। इट गेव न्यूली इमर्जिंग नेशंस एज अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर कंसर्न एंड अपील फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो जो छोटे कंट्रीज थे वो भी एक तरीके से अपनी वॉइस को बुलंद कर सकते थे, अपनी आवाज बुलंद करके अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करवा सकते थे, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, गाना, Algeria and dozens of other gained independence during this era, often with diplomatic support from UN members, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इस एरा में जो है इंडिपेंडेंस लिया, पर वो इंडिपेंडेंस कैसे था, यूएन मेंबर्स के सपोर्ट के साथ, यूएन मेंबर्स के पार्शियल सपोर्ट के साथ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलो तो क्या आता है पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट एंड यूएन असिस्टेंस। अगर देखें तो सबसे पहला न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। यूएन रिस्पॉन्डेड बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थ्रू वेरियस एजेंसीज। तो यूएन की बहुत सारी एजेंसीज है जो हमने अभी डिस्कस करी, तो वो एजेंसीज की हेल्प पे ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे थे और जो टेक्निकल इनोवेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे उससे हेल्प हुई। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प्ड इन स्टेट बिल्डिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो यूएनडीपी था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने भी हेल्प करा कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर्ड कंट्रीज हैं उसको किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से स्टेट को डेवलप करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, किस तरीके से इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना चाहिए। तो इस चीजों में बहुत सारा हेल्प किया। देन WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ फोकस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत रोल था फॉर मेकिंग द कंट्री स्टेबल। देन उसके बाद आगे आओ तो कंपैरेटिव टेबल देखें, कॉलोनियल वर्ल्ड वर्सेस पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। तो पॉलिटिकल कंट्रोल अगर देखें तो डोमिनेटेड बाय द यूरोपियन पावर। कॉलोनियल एरा में तो पॉलिटिकल कंट्रोल जो था वो यूरोपियन पावर के पास था, पर पोस्ट कॉलोनी जब कॉलोनीज खत्म हो गई तब इंडिपेंडेंट नेशंस जो है वो बन गए। इकोनॉमिक सिस्टम देखें एक्सप्लॉइटिव था, मतलब रॉ मटेरियल्स जो थे वो यूरोप जा रहे थे और यूरोप पैसा कमा रहा था। पोस्ट कॉलोनी में क्या हुआ, मिक्स था, डेवलपमेंट एड एंड सेल्फ सफिशिएंसी गोल्स, ठीक है। देन सोशल राइट्स अगर देखें तो इसमें लिमिटेड थे, इसमें बहुत ज्यादा थे, ठीक है। देन ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कॉलोनीज के पास कोई आवाज नहीं थी, कोई उनकी बात नहीं सुनता था, पर इसमें क्या था, इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिला जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट स्टेट। देन उसका लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या आता है
कई सारे इसके लिमिटेशंस हैं जो कि हमने वैसे भी डिस्कस करें, वीटो पावर वगैरह वगैरह। इनइक्वालिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग नेशंस है उसको ज्यादा ये नजर में रखता है। एज वेल एज जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर हम डिस्कशन कर चुके हैं, वहां वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आगे आओ तो क्या आता है, कंपैरेटिव टेबल फिर से ऑफ लीग ऑफ नेशंस वर्सेस यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन अगर देखें तो 1920 में लीग ऑफ नेशन बना और उसके फेल होने के बाद यूनाइटेड नेशन बना। देन कॉलोनियल सपोर्ट अगर देखें, फेवर्ड मैंडेट्स एंड एम्पायर्स, तो मैंडेट्स और एम्पायर्स को फेवर किया इसने और इसने क्या करा, डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करा। मेंबरशिप अगर देखें, लिमिटेड टू मेनली वेस्टर्न पावर्स, लीग ऑफ नेशंस थे उसके वेस्टर्न पावर्स ही मेंबर्स थे, और जो यूनाइटेड नेशंस है उसके ग्लोबल साउथ एंड फॉर्मल कॉलोनीज भी उसमें मेंबर्स बन पाए। देन एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी अगर देखें तो वीक था और इसमें स्ट्रॉन्गर था सिंस इसके पास खुद की सिक्योरिटी काउंसिल है। देन सक्सेस इन डीकोलोनाइजेशन देखें तो इसमें नेग्लिजिबल था बिकॉज इट वाज नॉट अगेंस्ट द डीकोलोनाइजेशन, और इसमें हाई था क्योंकि इसमें एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज को आजादी मिली, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये कंक्लूजन आ जाता है ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। एक बार इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 इज ओवर। अब हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सब्जेक्ट में, बिकॉज हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।